Hello friends, I hope you and your families are doing good. I am Priyanka Purohit from शादी समृद्धि गाइडेंस एसएसयू। अगर आप लोगों को ये एसएफएम की थियोरी की रिवीजन सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट योर व्यूज एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। तो चलिए आज हम शुरुआत करने वाले हैं इंडियन कैपिटल मार्केट यानी कि डेरिवेटिव्स के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, श्री गणेश करते हैं, गणपति पापा मोरिया। तो पहले क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। इसमें पूछा गया है कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ मर्चेंट बैंकर। तो मर्चेंट बैंकर के एग्जांपल अगर आप पूछें तो आपके सारे बैंक्स मोस्टली कवर हो ही जाते हैं इसके अंदर, जैसे कि आईसीआई, सिटी ग्रुप और बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई। बहुत सारे बैंक्स जो हैं वो सारे मर्चेंट बैंकिंग के अपने सेक्टर में इन्वॉल्व हो चुके हैं। हमें बताना है कि इनका फंक्शन क्या होता है मेजर। तो बेसिक फंक्शन जो मर्चेंट बैंकर का या फिर उन्हें इन्वेस्टमेंट बैंकर भी कहते हैं, उसका बेसिक फंक्शन क्या होता है कि वो मार्केटिंग करते हैं कॉर्पोरेट और अदर सिक्योरिटीज की। जैसे कि इसमें किस किस की चीज़ों क्या जाएगी, जैसे कि कॉर्पोरेट यानी कि कंपनीज के स्टॉक और बाकी बॉन्ड्स, शेयर्स वगैरह, उन सब की मार्केटिंग जो करते हैं वो मर्चेंट बैंकिंग के अंदर मेन उसके फंक्शन में आता है। इसके बाद में आपको सेकंड पॉइंट लिखना है कि मर्चेंट बैंकर्स आर डिजाइनिंग इनोवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। वो तरह तरह के नए नए इंस्ट्रूमेंट्स जैसे बॉन्ड्स हो गया और क्यूमुलेटिव बॉन्ड, अलग अलग तरह की चीजें लेके आते हैं एंड परफॉर्म अ नंबर ऑफ अदर सर्विसेज फॉर बोथ इशूइंग कंपनी के लिए भी और जो इन्वेस्टर्स हैं आपके और मेरे जैसे वैसे सारे सभी के लिए अदर सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं, यानी कि इंस्ट्रूमेंट भी प्रोवाइड करते हैं और अदर सर्विसेज भी देते हैं कंपनी को भी और इन्वेस्टर्स को भी। और इसके अलावा वो बहुत सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं इन इंडिया मोस्टली, जो कि इंक्लूड है, यानी कि ये एक एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। जिसमें सबसे पहले अगर आप बात करें तो आप सारे अपने चैप्टर्स का नाम लिख सकते हैं एसएफएम में। तो एसएफएम में सबसे पहले तो देखिए, हम जैसे कैपिटल बजट में हम प्रोजेक्ट प्रमोशन करते हैं, वो लिख सकते हैं। उसके बाद डायरेक्टली आप लिख सकते हैं लीजिंग सर्विसेज, फिर म्यूचुअल फंड्स, फिर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। और इस हिसाब से दो तीन तो आपके अपने पूरे के पूरे नाम ही आ जाएंगे। कमर्शियल पेपर हम मनी मार्केट ऑपरेशन चैप्टर नंबर 10 में सीखते हैं, वो लिख सकते हैं आप। फिर बाय आउट डील्स यानी कि मर्जर एंड एक्विजिशन के हिसाब से आप लिख सकते हैं। जॉइंट वेंचर भी आप लिख सकते हैं। वेंचर कैपिटल प्रोवाइड करते हैं, वो पॉइंट भी आप लिख सकते हैं। इसके अलावा सिर्फ प्रोजेक्ट के यहाँ पे जो मैंने हाईलाइट किया है वो आप देख सकते हैं कि बेसिक फंक्शन उनका क्या होगा कि मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग ऑफ न्यू इशूज, जो भी नए इशू आते हैं उसको कैसे मैनेज करना है वो सब वो देखते हैं। और मेन इनका पॉइंट आता है कि अंडर राइटिंग ऑफ न्यू इशूज। तो ये कंपनी जो मर्चेंट बैंकर्स होते हैं वो सबसे पहले सिक्योरिटीज को अंडर राइटिंग करते हैं। और फिर प्रोजेक्ट फाइनेंस तो मेन उनका काम है ही, क्योंकि हमने देखा कि उन्हें इन्वेस्टमेंट बैंकर भी कहा जाता है। तो प्रोजेक्ट को फाइनेंस करना, किसी में स्टार्टअप वगैरह में पैसे लगाना, ये सब तो वो इन्वेस्ट करना वो करते ही हैं। तो इस हिसाब से आप लिख सकते हैं। ये सिंपल क्वेश्चन है, आराम से हो जाएगा आप सबसे। और इधर एक ये पॉइंट अगर आपको याद रहे तो लिख सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट सर्विसेज वो नॉन इंडियन रेजिडेंट्स को भी प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। उसमें पूछा गया है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एसेट सिक्योरिटाइजेशन। तो सिक्योरिटाइजेशन जो कि अभी पहले हमारे लॉ के अंदर सबके रहता था, सरफेसी एक्ट, उसमें हमने पढ़ा था। उसका तो चैप्टर का नाम ही बड़ा मुश्किल था, तो उसके अंदर एक पार्ट था उसमें सिक्योरिटाइजेशन। तो इसका डेफिनेशन तो आप सबको पहले ही पता होगा, फिर भी एक ओवरव्यू इसमें भी ले लेते हैं। सिक्योरिटाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलिक्विड एसेट। जो एक इलिक्विड एसेट होता है उसको हम ट्रांसफॉर्म करके एक सिक्योरिटी में कन्वर्ट कर देते हैं, जो कि ट्रेड की जा सकती है इन एन ओपन मार्केट। तो सिक्योरिटाइजेशन का मतलब क्या हुआ कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलिक्विड एसेट इनटू अ सिक्योरिटी व्हिच में बी ट्रेडेड लेटर ऑन इन एन ओपन मार्केट। तो जैसे कि हमने देखा क्या, बैंक के जो एनपीए बन जाते हैं या कोई और चीज हो जाती है, जो उनके इलिक्विड एसेट होते हैं, वो एक ऐसी चीज दूसरी एक ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी कि हम स्पेशल पर्पस व्हीकल कहते हैं, उससे वो हैंड ओवर कर देती थी। और इस हिसाब से इस प्रोसेस को ही हम एसेट सिक्योरिटाइजेशन कहते हैं। इसके अलावा जो सेकंड पॉइंट आता है इसमें कि स्विचिंग अवे फ्रॉम बैंक इंटरमीडिएशन टू डायरेक्ट फाइनेंसिंग। तो इसमें क्या होता है, बैंक नहीं रहता ना, बैंक लेन देन का काम कहाँ तक करेगा, वसूली भाई थोड़ी बन सकता है वो, तो इसीलिए वो दूसरे को दे देते हैं। तो इसके लिए हमने कहा कि ये इंटरमीडिएशन टू डायरेक्ट फाइनेंसिंग हो जाती है। और इसमें लिक्विड इलिक्विड एसेट का एग्जाम्पल दिया हुआ है इन्होंने, ऑटोमोबाइल लोन्स, मॉर्गेज लोन्स, ट्रेड रिसीवेबल्स एक्सेट्रा, ये सबको कन्वर्ट कर दिया जाता है मार्केटेबल इंस्ट्रूमेंट में। तीसरा पॉइंट इसमें आता है कि दिस इज अ मेथड ऑफ रिसाइकलिंग ऑफ फंड्स। रिसाइकलिंग की जाती है इसमें फंड्स की, क्योंकि जो फंड्स हमारे नहीं यूज में आ पा रहे हम उसे ही रिसाइकल कर रहे हैं। दूसरी बात आती है फोर्थ पॉइंट इसमें कि फ्यूचर रिसीवेबल्स, ईएमआई, एन्युइटीज आर पुल टुगेदर एंड ट्रांसफर टू अ स्पेशल पर्पस व्हीकल। ये वही बात बार बार रिपीट सी हो रही है कि आप क्या क्या इसमें कवर होगा। फ्यूचर आपके रिसीवेबल्स जो जो थे, ईएमआई जो पेंडिंग है वो, एन्युइटीज, सारी चीजें एक साथ पुल करके एसपीवी को दे दी जाती। और लास्ट पॉइंट इसमें आप लिख सकते हैं कि दीज रिसीवेबल्स ऑफ फ्यूचर आर शिफ्टेड टू म्यूचुअल फंड्स एंड बिगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो ये सारे रिसीवेबल्स अब जो फ्यूचर वाले हैं वो उनको हम म्यूचुअल फंड्स या अगर बिगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को दे दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बायबैक के ऊपर कि बायबैक ऑफ शेयर्स बाय कंपनीज कैसे होता है।
तो टिल 1998 क्या था, बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर वाज नॉट परमिटेड इन इंडिया। पहले तो बायबैक अलाउड ही नहीं था, कब तक, 1998 तक। फिर क्या हुआ, बायबैक ऑफ शेयर्स इन इंडिया परमिट कर दिया, किसने, गवर्नमेंट ने, और फिर सेबी ने भी अप्रूव कर दिया। यानी कि हमारे जो कंपनीज एक्ट में अमेंडमेंट आई उसके हिसाब से ये अप्रूव करवा दिया कि उनको सर्टेन गाइडलाइंस फॉलो करने होंगे, उसके बाद वो बायबैक कर सकते हैं। पहले परमिटेड नहीं था लेकिन अब हो चुका है। इसके लिए क्या होता है, ये इसमें दो तरीके होते हैं बायबैक करने के। पहला मेथड होता है टेंडर मेथड। टेंडर मेथड में क्या होता है कि हम ऑफर करते हैं बायबैक ऑफ शेयर्स एट अ स्पेसिफिक प्राइस ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड विच इज यूजुअली 1 मंथ। तो जब भी हम टेंडर मेथड निकालते हैं कि जैसे हमने टेंडर निकाला उस हिसाब से हमने बायबैक ऑफर किया बायबैक शेयर्स, उसके लिए प्राइस स्पेसिफाइड रहती है, पीरियड भी स्पेसिफाइड रहता है और यूजुअली 1 मंथ का होता है। और दूसरा जो मेथड होता है वो होता है ओपन मार्केट परचेज मेथड। ये तो टेंडर था, ये है ओपन मार्केट परचेज मेथड। इसमें क्या होता है, ये एक सेकेंडरी मार्केट कहलाया जाता है ओवर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। तो उसमें देख लिया था हमने, टेंडर वाले में 1 मंथ था, इसमें 1 ईयर का पीरियड रहता है, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम प्राइस फिक्स्ड बाय द मैनेजमेंट। तो यहाँ पे तो क्या था, स्पेसिफाइड प्राइस थी, यहाँ पे एक मैक्सिमम प्राइस, यानी कि एक आप कह सकते हैं एक अपर लिमिट, फ्लोर लिमिट सेट, कैप लिमिट सेट कर दी जाती है कि इसके ऊपर से प्राइस नहीं हो सकती। इस हिसाब से ये दो मेथड थे बायबैक के। और फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है कि एज इम्पैक्ट ऑफ बायबैक द पीई में चेंज। तो पीई रेशियो चेंज हो जाता है बायबैक की वजह से। अगर पीई रेशियो को हमें देखना है कि पीई रेशियो में राइज इफ इन्वेस्टर्स व्यू बायबैक पॉजिटिवली। तो अगर इन्वेस्टर्स के रूप उनके व्यू पॉइंट में अगर बायबैक अच्छी चीज है, होना चाहिए था, तो अगर वो पॉजिटिवली लेते हैं इस बात को, तो पीई रेशियो जो है वो इंक्रीज हो जाता है। वही अगर इन्वेस्टर्स को ये नेगेटिवली लेते हैं तो वो रेड्यूस भी हो सकता है, फॉल भी हो सकता है। इसके बाद में एक पॉइंट आता है कि रैशनल ऑफ बायबैक। हम बायबैक का डिसीजन लेंगे तो वो क्या बेसिस पे लेंगे, क्या क्या कंसिडरेशंस होगी। तो उसकी सबसे पहले कंसिडरेशन जो हमने हमेशा 11 12 से हम हमेशा लिख के आए हैं, एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। उसके बाद प्राइस स्टेबिलिटी हमें इंश्योर करनी होती है, उसके लिए भी हम ले सकते हैं। फिर हमें टैक्स एडवांटेजेस लेने हैं, उसके लिए बायबैक हो सकता है। और फिर एक्सरसाइजिंग कंट्रोल ओवर द कंपनी, अगर हमें लग रहा है कि हमें फिर से रीगेन करनी है हमारी पावर टू द कंट्रोलिंग पावर इन द कंपनी, तो हम फिर से बायबैक कर सकते हैं। इसके अलावा हमें हॉस्टाइल टेकओवर से बचना है तो भी ले सकते हैं, और कैपिटल एप्रिसिएशन देना है, प्रोवाइड करना है इन्वेस्टर्स को, उसके लिए भी अगर कोई और अदर ऑप्शन अवेलेबल नहीं है तो फिर बायबैक भी किया जा सकता है। इसके अलावा डिसएडवांटेज की अगर बात करें तो इसका मेजर डिसएडवांटेज ये हो सकता है कि इसमें मैनिपुलेशन हो सकती है शेयर की प्राइजेस की, और स्पेकुलेशन को भी एनहेंस करता है, एक अपॉर्चुनिटी देता है, और पोल्यूशन ट्रेडिंग भी हो सकती है इसमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें लिखा हुआ है बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज। पहला वाला था बायबैक ऑफ शेयर्स, अब इसमें ओवरऑल सिक्योरिटीज के हिसाब से बताना है और मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव भी बताना है कि क्यों वो बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज करती है। पहले यही वाला क्वेश्चन देखते हैं, ए पार्ट। तो कंपनीज आर अलाउड टू बाय बैक इक्विटी शेयर्स और एनी अदर सिक्योरिटी स्पेसिफाइड बाय द यूनियन गवर्नमेंट। इसमें से आपको जो लाइंस, ये मैंने पूरा पैराग्राफ मार्क किया, आपको जो लाइन याद रहती है उस हिसाब से आप कर सकते हैं कि क्योंकि इंडियन कंपनीज को क्या दिया हुआ है कि वो विद इन 7 days उनको बायबैक की हुए शेयर को एक्सटिंग्विश कर देना चाहिए। लेकिन यूएसए की कंपनीज को अलाउड रहता है, वो लोग अलाउ करते हैं कि ट्रेजरी स्टॉक में भी वो रख सकते हैं और फिर रीइशू किए जा सकते हैं। तो इसमें आपको जो जो पॉइंट याद रहे वो रख सकते हैं, और शेयर होल्डर को क्या करना होता है, एक्सेप्ट करना होता है ये ऑफर, और फिर वो जाके सरेंडर अपने शेयर्स जो है सरेंडर कर सकते हैं। इसके साथ में एक ये पॉइंट यहाँ पे मेजर है, ये आप याद रख सकते हैं क्योंकि देखिए 4 मार्क्स का है और 4 मार्क्स के ही हमारे क्वेश्चंस होते हैं। तो इसमें बताया गया है कि मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है फॉर बायबैकिंग सिक्योरिटीज। तो वही है टू रिटर्न एक्सेस कैश टू द शेयर होल्डर्स। अगर हमारे पास एक्सेस कैश जमा हो गया है तो हम वो रिटर्न कर सकते हैं शेयर होल्डर को, अगर हमारे पास और कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट नहीं करती। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि शेयर्स अगर अंडर वैल्यूड हो तो भी बायबैक किया जा सकते हैं उन्हें। फिर आता है टू इंक्रीज द प्रोमोटर्स होल्डिंग, और लास्टली पॉइंट आता है टू चेंज द कैपिटल स्ट्रक्चर। हमें डेट इक्विटी रेशियो कुछ और चेंज करना है या उसके अंदर कोई भी चेंजेस लेके आने, उसलिए भी हम बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज कर सकते हैं। अगर आपको ये पॉइंट याद रहे तो ठीक है, नहीं तो जो हमने प्रीवियसली पॉइंट में एडवांटेजेस लिखे थे आप उनके हिसाब से भी कुछ ना कुछ पॉइंट जोड़ के लिख सकते हैं। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज एक्सप्लेन द टर्म इनसाइडर ट्रेडिंग एंड व्हाई इनसाइडर ट्रेडिंग इज पनिशेबल। तो ये क्वेश्चन भी अगेन हमने लॉ में ज्यादा पढ़ा हुआ है, सेबी वाले चैप्टर में, तो इसके भी पॉइंट्स एक बार फिर भी हम यहाँ पे भी देख लेते हैं कि इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है। कि एक इनसाइडर कौन होता है, एक इनसाइडर इज अ पर्सन हु हैज एक्सेस टू द प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी बिफोर इट इज पब्लिश टू द जनरल पब्लिक। यानी कि उसके पास एक प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है जो जनरल पब्लिक के पास अवेलेबल नहीं है। ये ऐसे लोग कौन हो सकते हैं जिनके पास ये प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन हो, तो वो हो सकते हैं कंपनी के ऑफिसर, डायरेक्टर्स, ओनर्स, जिनका कि सब्सटेंशियल इंटरेस्ट हो कंपनी में, या फिर वो इंटरनल या फिर स्टैट्यूटरी ऑडिटर, एजेंट, एडवाइजर या एनालिस्ट, कंसल्टेंट भी हो सकते हैं उस कंपनी के।
नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है कि इनसाइडर ट्रेडिंग प्रैक्टिस इज एन एक्ट ऑफ बाइंग एंड सेलिंग या फिर डीलिंग इन सिक्योरिटीज बाय अ पर्सन हैविंग अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन विद द इंटेंशन ऑफ मेकिंग एबनॉर्मल प्रॉफिट्स एंड अवॉइडिंग लॉसेस। तो यहाँ पे मेन बात क्या आती है कि उनके ये जो इन्फॉर्मेशन है उनके पास जो कि पब्लिकली अवेलेबल नहीं है, वो ये इन्फॉर्मेशन को यूज करते हुए या तो वो बाय सेल करते हैं या फिर डील करते हैं सिक्योरिटीज में, और इससे वो एबनॉर्मल प्रॉफिट गेन करते हैं, जो अगर नॉर्मली जो दूसरे बंदे होते हैं वो इतना प्रॉफिट अर्न नहीं कर पाएंगे, और ये एबनॉर्मल प्रॉफिट गेन करते हैं। और प्रॉफिट तक तो बात फिर भी ठीक है, लेकिन ये अवॉइड करते हैं लॉस, और कई बार क्या होता है कि दूसरे के नुकसान करवा के खुद का प्रॉफिट करते हैं, तो वो ज्यादा गलत हो जाता है। इसीलिए जो वर्ड है उसका वाइड कोनोटेशन है कि बहुत ज्यादा मीनिंग इसके डेवलप होते हैं, और बहुत इसकी जो कवरेज है वो ज्यादा है, वाइड स्कोप है इसकी। इनसाइडर ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस आर लॉफुली प्रोहिबिटेड, क्योंकि इसमें क्या होता है कि पब्लिक एट लार्ज को भी यहाँ पे नुकसान पहुंचता है। इसके अलावा आप पॉइंट लिख सकते हैं कि इसीलिए वो पनिशेबल है, और इसके लिए इम्पोज की जाती है डिफरेंट फाइन्स एंड पेनल्टीज फॉर दोज हु इंडल्ज इन सच प्रैक्टिसेस। और ये प्रैक्टिस जो भी फाइन है वो कौन डिसाइड करता है, हमें सेबी एक्ट में पता चलता है, सेबी एलओडीआर उन्हें भी फॉलो करना होता है। इनसाइडर ट्रेडिंग जो कि एक अनएथिकल प्रैक्टिस है, इससे क्या होता है, ह्यूज लॉसेस टू कॉमन इन्वेस्टर्स होता है, और इसीलिए ये पनिशेबल है। ये लास्टली आप क्लोजिंग लाइन लिख सकते हैं। इसके बाद में मूव ऑन करते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है स्टॉक लेंडिंग स्कीम। तो स्टॉक लेंडिंग स्कीम में क्या होता है, जैसे कि आपके पास ये मोस्टली वो चीज़ों में होता है कि जब हम फ्यूचर्स में या ऐसे डील करते हैं जहाँ पे हम फिजिकल डिलीवरी नहीं होती वहाँ पे शेयर्स या सिक्योरिटीज़ की, और हम नेट सेटलमेंट करते हैं, तो उन केस में कभी कभी क्या होता है कि हमें स्टॉक की ज़रूरत पड़ जाती है, जो सिर्फ फिजिकल डिलीवरी नहीं कर रहा है, नेट में सेटलमेंट कर रहा है उनमें भी। तो वो क्या करेगा, जिसके पास ऑलरेडी स्टॉक या शेयर्स हैं उससे वो ले लेगा, रेंट पे ले लेगा थोड़े टाइम के लिए। तो इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ है स्टॉक लेंडिंग स्कीम। तो इन स्टॉक लेंडिंग द लीगल टाइटल ऑफ द सिक्योरिटी इज टेम्पररीली ट्रांसफर्ड फ्रॉम द लेंडर टू द बोरोवर। तो यहाँ पे बोरोवर कौन होगा, जो कि नेट सेटलमेंट में वैसे तो डील कर रहा है, और यहाँ पे लेंडर का मतलब होगा जो एक्चुअली स्टॉक जो है वो लेंड भी कर रहा है और उसका ओनर भी है। तो यहाँ पे टेम्पररी ट्रांसफर होता है लीगल टाइटल का सिर्फ, और जो लेंडर है यानी कि जो दे रहा है विल रिटेन ऑल द बेनिफिट्स ऑफ ओनरशिप। ठीक है, बेनिफिट सारे के सारे उसी के पास रहेंगे, जैसे कि डिविडेंड वगैरह, कुछ भी बोनस इशू जो भी इस बीच अगर होता है लेंडिंग पीरियड के दौरान, तो वो लेंडर को ही एंटाइटल होगा रिसीव करने के लिए। बस बोरोवर को क्या मिलेगा, अदर देन वोटिंग राइट्स। तो यानी कि वोटिंग राइट्स जो है ना वो हम बोरोवर को दे देंगे। इसके बाद में the borrower is entitled to utilize the securities as required but is liable to the lender for all the benefits। तो वही बात है कि उसे अल्टीमेटली उसे रिटर्न तो करना पड़ेगा, और जो भी इन बिटवीन जो उसे बेनिफिट्स अक्रू होते हैं वो भी उसे लेंडर को ही देने पड़ेंगे। सिर्फ और सिर्फ वोटिंग राइट्स जो होती है वो हम बोरोवर को दे सकते हैं। लेंडर्स इसमें बेनिफिट क्या होता है इसका, तो लेंडर को क्या होता है, वो मैक्सिमाइज कर सकता है यील्ड ऑन देयर पोर्टफोलियो। उसके पास ऐसे ही स्टॉक पड़ा रहेगा, वो कुछ एक्शन उसमें लेने वाला नहीं है, ना बेचने वाला है ना खरीदने वाला है कुछ और, तो उसके फालतू पड़े हैं, तो वो क्या हो सकता है उसकी वजह से उसको ये मैक्सिमम यील्ड हो सकती है उसकी। और वहीं बोरोवर को क्या फायदा होगा इससे, कि वो यूज कर सकता है सिक्योरिटीज अंडर लेंडिंग प्रोग्राम टू अवॉइड सेटलमेंट फेलियर्स। तो इनकेस अगर सेटलमेंट फेलियर हुआ तो वो उसे अवॉइड कर सकता है। तो इस हिसाब से कि दोनों के लिए फायदेमंद होता है, इसीलिए ये कॉन्ट्रैक्ट में वो एंटर भी होते हैं। इन केस द बोरोवर फेल्स टू रिटर्न द सिक्योरिटीज, और अगर बोरोवर फेल हो जाता है कि वो सिक्योरिटीज जो उस पे लेंडिंग पे जो सिक्योरिटी ली है उसने स्टॉक लिया है, अगर वो रिटर्न नहीं करता तो उसे एक डिफॉल्टर माना जाएगा, और जो अप्रूव्ड इंटरमीडिएरी जो होती है वो लिक्विडेट कर देगी द कोलेटरल डिपॉजिट विद इट। यानी कि बोरोवर क्या होता है, बोरोवर ने एक कोलेटरल डिपॉजिट दिया होता है तभी उसको लेंडिंग स्टॉक प्रोवाइड किया जाता है, और अगर वो डिफॉल्ट कर देता है तो जो अप्रूव्ड इंटरमीडिएरी होती है वो उसे लिक्विडेट कर देती है। और इस हिसाब से यानी कि कोई भी अगर लॉस होता है, अगर डिफॉल्ट होता है, तो इट विल बी मेक गुड फॉर द लॉस कॉस्ट टू द लेंडर। तो लेंडर को कोई नुकसान नहीं होता, उसकी भरपाई कोलेटरल डिपॉजिट की वजह से हो जाती है। और ये भी बात ध्यान में रखनी कि जो लाइबिलिटीज जो डिस्चार्ज होंगी वो थ्रू कैन नॉट बी डिस्चार्ज इन कैश और काइंड, तो स्टॉक के बदले स्टॉक ही मिलेगा। फिर इसमें एक पॉइंट दिया हुआ है कि करंट स्टेटस बता दीजिए इंडिया के अंदर। तो नेशनल सिक्योरिटीज क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि NSCCL, इन्होंने लॉन्च किया था स्टॉक लेंडिंग ऑपरेशन इन इंडिया, और स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, डच बैंक और रिलायंस आर अदर 3 स्टॉक लेंडिंग इंटरमीडिएरीज रजिस्टर्ड विद सेबी। और ये भी एक ये 3 एग्जाम्पल दिए हुए इंटरमीडिएरीज के। ओनली डीमैटेरियलाइज स्टॉक्स आर एलिजिबल। तो ठीक है, इसमें जो डीमैट फॉर्म में रजिस्टर हो चुके हैं, स्टॉक कन्वर्ट हो चुके हैं, वही इसमें एलिजिबल होते हैं। अब हमें बताना है कि मेन फीचर्स क्या है इस नेशनल सिक्योरिटी क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड के फीचर्स। तो इसमें जैसा कि हम देख सकते हैं, इसमें लिखा है कि प्रीवियस डे क्लोजिंग प्राइस आप ले सकते हैं, उसे ही लैंडिंग प्राइस मानेंगे। जो भी
सेशन कंडक्ट होते हैं वो एवरी वेडनेसडे कंडक्ट होते हैं बाय ऑन द एनएससी स्क्रीन। फिर करस्पॉन्डिंग टू नॉर्मल मार्केट सेगमेंट यहाँ पे एक LMBM सेशन भी रखा जाता है, और जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं विल बी रिक्वायर्ड टू पे इन फंड्स इक्वल टू द टोटल वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटीज। तो उन्हें भी टोटल फंड्स जो होते हैं जितने बोरो किए उस हिसाब से इक्वल अमाउंट ही टोटल वैल्यू की पे करनी पड़ती है जो भी पार्टीज इन्वॉल्व होते हैं। लास्ट पॉइंट इसमें आप लिख सकते हैं कि बोरोवर अकाउंट उसे डेबिट कर दिया जाएगा अगर फंड्स की शॉर्टेज हुई तो। इसके बाद में हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है बुक बिल्डिंग के ऊपर। तो बुक बिल्डिंग क्या होती है? ये एक टेक्निक होती है जो कि यूज की जाती है फॉर मार्केटिंग पब्लिक ऑफर ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ अ कंपनी, ताकि पब्लिक ऑफर किया जा सके, IPO वगैरह लेके आते हैं तभी एक बुक बिल्डिंग जो टेक्निक है वो यूज की जाती है। इट इज अ वे ऑफ रेजिंग मोर फंड्स फ्रॉम द मार्केट, तो ज्यादा से ज्यादा फंड्स ले सके हम मार्केट से, इसके लिए बुक बिल्डिंग की जाती है। इसमें क्या होता है, when a company employs book building mechanism it does not predetermine the issue price। इसमें वो इशू प्राइस जो होती है मेन, जैसे कि शेयर की प्राइस है, वो डिसाइड नहीं करते ये लोग। अगर इक्विटी शेयर्स हो और अगर डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं वो, तो वो इंटरेस्ट रेट डिसाइड नहीं करते, और सिर्फ ऐसे ही वो लोग इनवाइट कर देते हैं सब्सक्रिप्शन टू द इशू। और बस ये लोग क्या देते हैं, एक इंडिकेटिव प्राइस बैंड दे देते हैं, एक प्राइस की रेंज दे देते हैं कि जो भी इन्वेस्टर्स हैं वो ये लिमिट की या एक रेंज दे देते हैं उन्हें, और इसमें उन्हीं को ये कहते हैं कि आप एक इशू प्राइस डिटरमाइन करें। फिर वो मर्चेंट बैंक्स को इन्वॉल्व करते हैं जो कि इसके अंदर इंटरमीडियरी होते हैं, और वो इनवाइट करते हैं बिड्स फ्रॉम द प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स एट डिफरेंट प्राइसेस तक। तो इसमें क्या होता है कि लोग जो इन्वेस्टर्स है, जनरल पब्लिक है, वो भी इसमें इन्वेस्ट कर सकती है, और जो बिडिंग वगैरह जो प्रोसेस होगी वो सारी मर्चेंट बैंकर जो होते हैं वो हैंडल करेंगे। फिर दोस्त हु बिड आर रिक्वायर्ड टू पे द फुल अमाउंट, तो उनसे क्या होता है, फुल अमाउंट ले लेते हैं। जैसे जितने शेयर्स ले रहे हैं, इसमें भी एक लॉट साइज होती है, उतनी मिनिमम लॉट साइज उनको लेनी रहती है, और मोस्टली इनकी जो प्राइस आती है वो 15,000 के अप्रॉक्स आती है। तो उतना पेमेंट करते हैं, तो वो फुल पेमेंट उतने से ले लेते हैं सब इन्वेस्टर से। बेस्ड ऑन द रिस्पॉन्स रिसीव फ्रॉम द इन्वेस्टर द फाइनल प्राइस विल बी सिलेक्टेड, और जितनी ज्यादा बिडिंग होगी, जो प्रोस्पेक्टिव बिडिंग होगी, उस हिसाब से वो फाइनल प्राइस डिसाइड होती है। Investors who have paid a price equal to or more than the final price selected are allotted the shares। यानी कि जो फिर ये लोग फाइनल प्राइस एक डिसाइड करते हैं, जो मेजॉरिटी या जो भी रिस्पॉन्स आता है उस हिसाब से ये लोग प्राइस सिलेक्ट करते हैं, और जो इन्वेस्टर्स उतनी ही प्राइस जो फाइनल प्राइस है वो बिड कर देते हैं या उससे ज्यादा की जो बिडिंग कर देते हैं, उन्हीं को ही सिलेक्ट किया जाता है और उन्हीं को अलॉटमेंट दी जाती है। और जो बाकी सब हैं जिन्होंने लोअर प्राइस पे बिड किया था, उन्हें अपना पैसा वापस दे दिया जाता है, देयर मनी विल बी रिफंडेड। इसके बाद में आप लिख सकते हैं कि इसका ग्रेटेस्ट एडवांटेज क्या है, तो ये अलाउ करता है प्राइस एंड डिमांड डिस्कवरी करने में, कि भाई हम एक प्रोडक्ट निकालेंगे, जैसे हम हमारे शेयर्स निकाल रहे हैं, तो हमारे शेयर की कितनी प्राइस होनी चाहिए और क्या उसका डिमांड सप्लाई क्या रेशो है, वो हम देख सकते हैं। इसके साथ ही इसकी जो कॉस्ट ऑफ इशू है वो बहुत ही लेस है, और जो डिमांड है वो शेयर्स की वो हमें पता चल जाती है। इसके बाद में मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है ऑफर फॉर सेल। ऑफर फॉर सेल में क्या होता है, इसे हम बॉट आउट डील यानी कि BOD भी कह सकते हैं, इसके अदर नेम ये है। इसमें होती है एक कंपनी, बीच में होता है एक स्पॉन्सर, और फिर होती है पब्लिक। यानी कि कंपनी डायरेक्टली पब्लिक को शेयर्स वगैरह अलॉट नहीं कर रही, लेकिन वो वाया स्पॉन्सर पब्लिक के पास जा रही है। तो इंस्टेड ऑफ डीलिंग डायरेक्टली विद द पब्लिक, अ कंपनी ऑफर्स शेयर्स एंड डिबेंचर्स थ्रू अ स्पॉन्सर। द स्पॉन्सर मे बी अ कमर्शियल बैंक, मर्चेंट बैंक, और एन इंस्टीट्यूशन और एन इंडिविजुअल। तो ये स्पॉन्सर जो है वो कमर्शियल बैंक भी हो सकता है, मर्चेंट बैंकर हो सकता है, कोई इंस्टीट्यूशन होता है, या फिर एक इंडिविजुअल भी हो सकता है। ये जो पूरा जो टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन होता है, ये एक होलसेल टाइप ऑफ इक्विटीज होती है। यहाँ पे रिटेल बिजनेस नहीं हो रहा है, होलसेल बिजनेस होता है। क्योंकि क्या हो रहा है, यहाँ पे एक स्पॉन्सर को हम कंपनी क्या करती है, स्पॉन्सर को सारे के सारे शेयर्स अपने जो है उतने बेच देती है, और फिर स्पॉन्सर का लुकआउट होता है कि वो कंपनी को बेचे के नहीं बेचे। तो एक बार जो स्पॉन्सर होता है, जैसे वो इनके कंपनी के शेयर्स को सब्सक्राइब करता है, तो वैसे ही वो पेमेंट इनको तभी के तभी दे देता है। इसीलिए यहाँ पे कहते हैं कि इसमें इमीडिएट पेमेंट और ईजी कैश जल्दी मिल जाता है। देखिए, कंपनी इट एनेबल्स अ कंपनी टू रेज फंड्स इजीली एंड इमीडिएटली। क्यों? क्योंकि जैसे स्पॉन्सर को दिया तो स्पॉन्सर ने पैसे दे दिए उसे कंपनी को। एज पर सेबी गाइडलाइंस, नो लिस्टेड कंपनी कैन गो फॉर BOD, अ प्राइवेटली हेल्ड कंपनी और अनलिस्टेड कंपनी कैन ओनली गो फॉर BOD। तो अब ये कौन कौन सी कंपनी ऐसा कर सकती है? लिस्टेड कंपनी तो इसमें कर ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि उसके तो शेयर्स ऑलरेडी लिस्टेड होते हैं NSE BSE स्टॉक एक्सचेंज पर, जो कि रजिस्टर्ड होती है, तो इसीलिए वो तो इसमें इंडल्ज नहीं हो सकती। तो जो प्राइवेटली हेल्ड कंपनीज होती है या अनलिस्टेड कंपनी होती है, सिर्फ वो ही BOD ऑफर या फिर स्पॉन्सर के थ्रू जा सकती है। इसमें ये एक दिक्कत आती है क्योंकि अब ये सेबी मोस्टली मतलब फुली रेगुलेटेड नहीं है, जो कि एक स्टॉक एक्सचेंज रेगुलेटेड होता है, इसी के लिए इट लैक्स ट्रांसपेरेंसी और स्कोप ऑफ मिसयूज भी इसमें बढ़ जाता है। इस हिसाब से आप ये पॉइंट लिख सकते हैं। इसके बाद हम मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है एक्सप्लेन द टर्म्स ESOS, ESOS एंड ESPS।
विथ रेफरेंस टू द सेबी गाइडलाइंस। और ये किसके रिलेशन में, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान के रिलेशन में है। तो ईसोस का मतलब क्या होता है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम। ये हम एफआर में पढ़ चुके हैं, ये उसी से है। अगर आपने एफआर में थोड़ा बहुत भी थ्योरी पढ़ा होगा तो आपको ये इजी पड़ेगा। तो इसमें क्या होता है, शेयर बेस्ड पेमेंट्स वाला जो चैप्टर है उसके अंदर ही ये इंक्लूड होता है। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम में क्या होता है, हम ग्रांट करते हैं एम्प्लॉय को ऑप्शन कि वो परचेज कर सकते हैं कंपनी के स्टॉक। और ईएसपीएस में क्या होता है, एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम। ये क्या है, एक परचेज स्कीम है जिसके लिए क्या होता है, कंपनी पब्लिक को तो ऑफर कर ही रही है, पब्लिक इशू कर ही रही है, तो उसमें बोलती है कि भाई एम्प्लॉयज तुम्हें भी अगर लेने हैं शेयर्स तो ले सकते हो। ऑडिटर सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट जब भी हम इस वाली स्कीम में अंडरगो होते हैं तभी वो इम्प्लीमेंट हो रही है ना एज पर गाइडलाइंस, इसके लिए एक स्पेशल रेजोल्यूशन भी जरूरी होता है। तो ऑडिटर का सर्टिफिकेट भी इस चीज में लगता है। लेकिन जब ईएसपीएस कर रहे हैं तो नो सच सर्टिफिकेट इज रिक्वायर्ड। इसमें आप ये देख सकते हैं कि ये जो जब भी हम एक्स्ट्रा एफर्ट या कुछ और लेते हैं तब कब करते हैं, जब भी हम अगर किसी को एक्स्ट्रा बेनिफिट दे रहे हैं या कुछ पार्शियल नेचर है तभी हमें एक्स्ट्रा रूल्स फॉलो करने होते हैं। अब यहाँ पे क्या बोला है कि पब्लिक इशू का ही पार्ट माना हुआ है, तो यहाँ पे ज्यादातर रिक्वायरमेंट्स कुछ ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होगा, ये लीनियंट होगा और इसमें इतनी ज्यादा फॉर्मेलिटीज भी नहीं होती है। इस हिसाब से आप ये समझ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है ट्रांसफरेबिलिटी, क्योंकि यहाँ पे एक ऑप्शन दिया था और उनको सर्विस के बेसिस पे दिया जाता है टू रिटेन द एम्प्लॉय टर्नओवर कम करने के लिए ये काम किया जाता है। तो इसके लिए ये है, ये तो नॉन ट्रांसफरेबल होते हैं। और ये क्या है, आफ्टर लॉक इन पीरियड ट्रांसफरेबल हो सकते हैं, क्योंकि शेयर्स का जैसा लॉक इन पीरियड होता है वैसे ही रहता है। फेलियर ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस, अगर फेलियर हो जाता है तो फिर वो जो भी शेयर्स हैं या हमने जो अमाउंट पेबल कर रखी थी वो फोरफिट हो जाती है। यहाँ पे तो वो एप्लीकेबल ही नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे फेलियर का चांस ही नहीं है। लेना है तो ले लेंगे, नहीं तो नहीं एक्सरसाइज करेंगे। लॉक इन पीरियड, तो लॉक इन पीरियड इस केस में मिनिमम 1 ईयर का होता है बिटवीन द ग्रांट एंड द वेस्टिंग ऑप्शन। तो जैसे कि आज हमने कहा है कि हम प्रोवाइड करेंगे, कंपनी कहती है कि 1 साल बाद कम से कम, या फिर 1 से ज्यादा साल के बाद ही होता है कि कंपनी उन्हें ऑप्शन दे रही है एम्प्लॉयज को कि वो इन स्टॉक को ऑप्शन को एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो इसमें एक टाइम गैप होता है। अब ये क्या होता है, 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट, जैसे ही शेयर्स अलॉट होते हैं उस हिसाब से वो 1 ईयर में हो सकता है। और एट द सेम प्राइस इन द पब्लिक इशू, जितनी प्राइस है ना उसी पे होता है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे डिस्काउंटेड प्राइस में होता है। जब भी हम एम्प्लॉयज को ऑप्शन देते हैं तो हम उन्हें एक तरह का इंसेंटिव ही होता है, तो वो हम उन्हें लेस देन द प्राइस, जितनी मार्केट प्राइस है उससे कम प्राइस पे इशू करते हैं। यहाँ पे क्या होता है, सेम प्राइस ही रहती है। तो सेम प्राइस होगी तो फिर लॉक इन की बात आती नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे नॉर्मल लोग ले रहे हैं बाकी वैसे ही ये लोग भी एक्सरसाइज कर रहे हैं या परचेज कर रहे हैं। इस हिसाब से ये दोनों क्वेश्चन थे, डिफरेंस बिटवीन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, जो कि अगेन बुक बिल्डिंग की प्रोसेस है। तो ये डुप्लीकेट है एज पर क्वेश्चन नंबर 6। इसके अंदर मैंने मार्किंग कर रखी है। अगर आप लोगों को लाइंस अगर इसकी पसंद आए तो आप इस हिसाब से भी कर सकते हैं। इसमें सिर्फ एक बुक रनर वाली कुछ बातें थी, बाकी मोर और लेस इसमें थियरी जो है वो सेम ही आ रही है, इसलिए मैं ये वाला क्वेश्चन अभी अवॉइड कर रही हूँ। आपको चाहिए तो आप ये पढ़ सकते हैं। इसमें कुछ नहीं है कि बुक बिल्डिंग जैसी हो जाती है तो जो बुक रनर होता है यानी कि मर्चेंट बैंकर होता है वो इवेल्युएट करता है बिड, और इस हिसाब से कंपनी और ये बुक रनर मिलकर एक फाइनल प्राइस डिसाइड करते हैं, जिसके बेसिस पे इशूइंग कंपनी जो है वो एक्चुअली विलिंग है टू सेल द स्टॉक एंड एलोकेट सिक्योरिटीज। और इसके अंदर मोस्टली 3 सेगमेंट होते हैं ट्रेडिशनली। एक क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बिडर्स यानी कि QIBs, ये आई है यहाँ पे। और फिर आता है हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स यानी कि HNIs, और रियल इन्वेस्टर्स यानी कि जनरल पब्लिक। इस हिसाब से 3 सेगमेंट इसमें इन्वॉल्व होते हैं। और जो शेयर्स अलॉट होते हैं QIB को वो ऑन प्रोराटा बेसिस होते हैं। तो एक नॉर्मल पॉइंट है, आप अपने मन से भी लिख सकते हैं या प्रीवियस आंसर के बेसिस पे भी आप लिख सकते हैं। इसके बाद में अभी हम देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, जो कि एडवांटेजेस ऑफ होल्डिंग सिक्योरिटीज इन डीमेट। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अभी जो सिक्योरिटीज वगैरह होती हैं वो अब फिजिकल फॉर्म में नहीं होती बल्कि डीमेट फॉर्म में यानी कि कंप्यूटराइज फॉर्म में, अब डिजिटल फॉर्म में हम रखते हैं। तो डीमेट फॉर्म के एडवांटेजेस क्या है? सबसे पहले आता है कि द डिपॉजिटरीज एक्ट 1996, ठीक है, 1996 में डिपॉजिटरीज एक्ट बना था। वो प्रोवाइड करता है फ्रेमवर्क फॉर द एस्टेब्लिशमेंट एंड वर्किंग ऑफ डिपॉजिटरीज, कि कैसे एस्टेब्लिश होंगी और उनकी वर्किंग यानी कि फंक्शंस कैसे करेगी वो डिपॉजिटरी, फॉर एनेबलिंग ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज इन स्क्रिप्टलेस यानी कि डीमेट फॉर्म। तो स्क्रिप्टलेस यानी कि पेपरलेस होती है ये, तो वो कैसे होंगे, तो वो डिपॉजिटरीज एक्ट में बताया हुआ है। इसके बाद में ये प्रीवियसली जो प्रॉब्लम एनकाउंटर होती थी, जो कि फिजिकल हैंडलिंग ऑफ सिक्योरिटीज के लिए जो प्रॉब्लम होती थी, जैसे डिले होता था, बहुत सारा पेपर वर्क होता था, बहुत सारी अलग अलग प्रॉब्लम जो एनकाउंटर होती थी वो अब काफी हद तक मिनिमाइज हो चुकी है और कुछ तो मिटिगेट हो चुकी है। इसके बाद में बात आती है कि इट हेल्प टू ब्रॉडन द मार्केट एंड मेड इट स्मूदर एंड मोर एफिशिएंट। तो क्योंकि अभी पेपरलेस हो गया है तो उस वजह से काफी सारे एडवांटेजेस होते हैं। इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस अगर हम इंडिविजुअल इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्या क्या आता है कि वो स्पीडी है, जल्दी हो जाता है, डिले नहीं होते ट्रांसफर करने में, जस्ट ऑन अ क्लिक ऑफ माउस से ये सारे ट्रांजेक्शंस
इफेक्टिव हो जाते हैं। टू अवॉइड लॉट ऑफ पेपर वर्क, पहले बहुत सारा पेपर वर्क होता था, अब उसकी जरूरत नहीं होती है। और लास्ट पॉइंट आता है कि स्टैम्प ड्यूटी जो पहले पे करनी पड़ती थी, क्योंकि ऑफिशियल है या नहीं, ये ऑथेंटिक है या नहीं, प्रॉपरली ऑथोराइज्ड है या नहीं, इसके लिए स्टैम्प ड्यूटी के पेपर की यूज होती थी और उसके अंदर फोर्जरी भी बहुत ज्यादा होती थी, तो वो सब काम इससे बच जाते हैं। तो ये इन्वेस्टर के, इंडिविजुअल इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से एडवांटेजेस थे। अभी अगला आता है कि इश्यूअर कंपनी को क्या क्या फायदा हुआ ये सब करने से। तो स्टैम्प ड्यूटी वाला जो पॉइंट है वो दोनों में कॉमन है कि स्टैम्प ड्यूटी के जो चार्जेस हैं वो वेव ऑफ हो गए, तो वो फायदा हो गया। इसके बाद में प्रिंटिंग सर्टिफिकेट्स, पोस्टेड एक्सपेंसेस, पहले उसको प्रिंट करना पड़ता था, फिर सारे शेयर होल्डर्स को भेजना पड़ता था, वो सब अभी बच गया कंपनी के एंड पे, क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन है, तो जस्ट मेल वगैरह से सारी चीजें शेयर हो ही जाती है। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है कि मॉनिटरिंग ईजी हो गई है, क्योंकि पहले बहुत ज्यादा आप बोल सकते हैं कि कंसोलिडेट करना पड़ता था, रिडंडेंसी, डेटा रिडंडेंसी अभी अवॉइड हो चुकी है। इस हिसाब से ये मॉनिटरिंग में भी बहुत हेल्प करता है। तो ये तीन हमने एडवांटेजेस बता दिए, कंपनी के भी और इंडिविजुअल इन्वेस्टर के भी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो भी सिमिलर है, स्टॉक लेंडिंग स्कीम के ऊपर है। ये क्वेश्चन नंबर 5 के हिसाब से ये आप देख सकते हैं। इसमें अगर रीड आउट करना है तो देख लेते हैं एक बार। बेसिक पर्पस स्टॉक बरोबर का क्या होता है कि कवर कर सके शॉर्ट सेल, जब भी, यानी कि सेलिंग द शेयर्स विदाउट पोजेसिंग देम, जब भी ऐसे कोई ट्रांजेक्शन में डील होते हैं तभी ये स्टॉक लेंडिंग स्कीम काम में आती है। इसमें एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं, लेंडर को मिल जाते हैं लेंडिंग चार्जेस, जैसे कि रेंट होता है तो रेंट बोल या लीज बोलिए तो लीज रेंटल होते हैं, तो वैसे ये लेंडिंग चार्जेस हो जाते हैं। फ्यूचर सेटलमेंट अवॉइड कर देता है बोरोवर, और टाइमली सेटलमेंट भी हो जाता है। और फिक्टिशियस बुल रन, ये एक अच्छा पॉइंट है। एक फिक्टिशियस बुल रन का मतलब क्या होता है कि अगर सब लोग जबरदस्ती, अगर हम, दो तरह के मार्केट होते हैं, एक तो बुल होता है मार्केट, यानी कि हम क्या कह रहे हैं कि सारी चीजें जो है वो इंक्रीज होने वाली है, और एक होता है बेरिश मार्केट, यानी कि मार्केट जो है वो फॉल होने वाला है। तो बुल मार्केट कब होता है, फिक्टिशियस बुल मार्केट को ये प्रोहिबिट करता है, यानी कि अगर कोई जबरदस्ती अगर शेयर्स को खरीद रहा है, बहुत सारे लोग अगर बाय कर रहे हैं, यानी कि वो बुल रन क्रिएट कर रहे हैं, तो इसके लिए इनको प्रोहिबिट करने के लिए अगर करना चाहें तो वो स्टॉक लेंडिंग यूज करके, हम लेंडिंग का मतलब क्या हो गया, हम सेल करने रहेंगे, तो इस हिसाब से वो फिक्टिशियस बुल रन जो है उसको भी प्रोहिबिट किया जा सकता है। ये इसमें एक अच्छा पॉइंट था, बाकी तो नॉर्मल ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। उसमें लिखा है कि स्टॉक मार्केट इंडेक्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है, और हमें 2 इंपॉर्टेंट स्टॉक मार्केट इंडाइसेस बताने हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या होता है, हम एक बेस ईयर सेलेक्ट करते हैं अलॉन्ग विद अ बास्केट ऑफ बेस शेयर्स। तो स्टॉक इंडेक्स जैसे कि निफ्टी 50, तरह तरह के सब जो है हमारे, वो सब इसमें आ जाते हैं। तो उसका एक इंडेक्स हम कैसे बनाते हैं, तो उसमें एक बास्केट लेते हैं बेसिक शेयर्स का, बेस शेयर्स का, और एक बेस ईयर सेट की जाती है। उसके बाद में कोई भी जो चेंज होता है अगर मार्केट प्राइस में, तो वो डेली बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है जब भी हम स्टॉक इंडेक्स बनाते हैं। इसके बाद में जो शेयर्स होते हैं वो रेगुलरली ट्रेडेड इन हाई वॉल्यूम, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में वो ट्रेड होते हैं, क्योंकि इसीलिए हमें कैलकुलेशन भी जो है वो डेली करना रहता है। और अगर कोई सही काम नहीं करती कंपनी या किसी का शेयर, तो वो उस शेयर को रिप्लेस कर दिया जाता है। जैसे हम देखते हैं हमेशा निफ्टी 50 या निफ्टी 100 जो भी आता है उनका, उनमें कंपनी के शेयर्स की रिप्लेसमेंट होती रहती है, एडलेस होते रहते हैं। अब हमें बताना है कि स्टेप्स क्या क्या इन्वॉल्व होते हैं इन कैलकुलेशन ऑफ इंडेक्स ऑन अ पर्टिकुलर डेट। अब इंडेक्स हम कैसे निकालते हैं एक पर्टिकुलर डेट पे, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इंडिविजुअल कंपनी जो है उन हर एक इंडिविजुअल कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन देखते हैं। फिर हम नेक्स्ट सेक्शन में क्या करते हैं, टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन कर लेते हैं। हम इन सारी इंडिविजुअल जो कंपनी उनका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है उन सबको ऐड करते जाते हैं और टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन बना लेते हैं। इसके बाद में हम एक कंप्यूट करते हैं इंडेक्स। उसके लिए अगर हमें अगले दिन का इंडेक्स वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इंडेक्स वैल्यू लेंगे और टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन लेंगे प्रीवियस डे का, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके उसे हम इंडेक्स वैल्यू निकालते हैं। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है कि अगर इंडेक्स ऑन प्रीवियस डे इतना था तो उस वक्त मार्केट कैपिटलाइजेशन इतना था, तो अगर अब मार्केट कैपिटलाइजेशन इतना हो गया तो इंडेक्स कितना होगा। जैसे इंडेक्स वैल्यू है और यहाँ पे प्रीवियस डे वाला है, फिर यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू हमें अभी की फाइंड करनी है, तो ये ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमने ये फाइंड किया हुआ रहता है। It should also be noted that indices may be calculated using the price weight method. तो price weight method भी इसमें यूज हो जाता है। और each stock exchange has a flagship index. सबके पास अपना अपना एक होता है, जैसे कि इंडियन मार्केट में भी है, जैसे सेंसेक्स ऑफ BSE या फिर निफ्टी ऑफ NSE, ये सब इंडेक्स फंड में ही आते हैं। और इंडिया के बाहर देखें तो डो जोन्स वगैरह एग्जाम्पल्स हैं। इसके बाद क्वेश्चन करते हैं हमारा, जो कि है डिपॉजिटरी पर। तो मेजर प्लेयर्स कौन कौन होते हैं और उसके एडवांटेजेस क्या हैं टू क्लियरिंग मेंबर्स। इसमें ध्यान रखिए, यहाँ पे क्लियरिंग मेंबर की बात हो रही है। बाद में हम क्वेश्चन देखेंगे उसमें अलग अलग
यही एडवांटेजेस ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम टू अदर पीपल भी हम देखने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले हमें बताना है डिपॉजिटरी क्या होती है, उसके मेजर प्लेयर्स क्या होते हैं और इसका फायदा क्लियरिंग मेंबर को क्या क्या मिलता है। तो डिपॉजिटरी क्या होती है, is an organization where the securities of a shareholder are held in the form of electronic accounts in the same way as the bank holds money। तो जैसे कि हम बैंक में पैसे डिपॉजिट करके रखते हैं, वैसे ही जो शेयर्स या सिक्योरिटीज होती हैं शेयर होल्डर की, वो भी इलेक्ट्रॉनिक अकाउंट, यानी कि जैसे हम जो कह रहे हैं डीमैट अकाउंट जो होते हैं, वही जो होते हैं वो उन्हें भी हम डिपॉजिटरी कहते हैं, जो वो कंपनियां जो ये काम करती हैं। और इसके लिए वो अरेंज करते हैं ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ सिक्योरिटीज ऑन द सेटलमेंट डेट, वो ये काम भी करते हैं। एक तो कस्टडी रखते हैं सिक्योरिटीज की और ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप भी करते रहते हैं ऑन सेटलमेंट डेट। इसके अंदर प्लेयर्स कौन कौन से इन्वॉल्व हैं, तो ये सारे प्लेयर्स हैं। तो सबसे पहला तो आ जाता है डिपॉजिटरी, फिर कंपनी जो इशू कर रही है वो आ गई, फिर डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स आ गए, फिर क्लियरिंग हाउस एजेंट यानी कि क्लियरिंग मेंबर्स आ गए, और क्लियरिंग कॉर्पोरेशन हो गई, फिर बीच के मिडिल इंटरमीडिएटरीज यानी कि स्टॉक ब्रोकर्स इन्वॉल्व हो गए, और फाइनली क्लियरिंग कॉर्पोरेशन भी इसके अंदर इन्वॉल्व होती है पूरी के पूरे डिपॉजिटरी सिस्टम में। ये इनके प्लेयर्स हैं, और साथ ही साथ इन्वेस्टर तो है ही और बैंक भी है लास्टली। फिर आता है एडवांटेजेस टू क्लियरिंग मेंबर। तो जो भी क्लियरिंग मेंबर होते हैं यानी कि क्लियरिंग हाउस, जो एक्चुअली सेटलमेंट वगैरह करवाते हैं, शेयर्स के इधर उधर जो ट्रांसफर होता है, सेटलमेंट होता है, वो सब कराते हैं, तो उन्हें हम क्लियरिंग हाउस बोलते हैं। तो क्लियरिंग मेंबर क्या क्या करता है, तो वो एनहेंस करता है लिक्विडिटी, सेफ्टी एंड टर्नओवर ऑफ स्टॉक मार्केट। सबसे पहले क्या करेगा, लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है, सेफ्टी और टर्नओवर होता रहता है स्टॉक मार्केट का, अपॉर्चुनिटीज देता है कि ताकि रिटेल ब्रोकरेज वगैरह की जा सके। फिर प्लेज करता है विदाउट द मूवमेंट ऑफ फिजिकल स्क्रिप्ट, क्योंकि यहाँ पे हमने कहा कि फिजिकल स्क्रिप्ट तो होती नहीं, उसके बिना भी शेयर्स ट्रांसफर हो रहे हैं। क्यों, क्योंकि वो ऑनलाइन डीमैट फॉर्म में है, और ये साथ ही साथ शेयर होल्डर्स के राइट को भी प्रोटेक्ट करते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, ट्रांजेक्शन कॉस्ट जो होती है वो हमारी रिड्यूस हो जाती है, और एलिमिनेशन ऑफ फोर्जरी। क्यों, क्योंकि सारी चीजें अभी ऑनलाइन है, तो उस हिसाब से तभी के तभी हो जाता है, तो यहाँ पे फोर्जरी जो है वो माल प्रैक्टिसेस वगैरह सब रिड्यूस हो जाती है। इसके बाद में आता है एक ऑटोमेशन, क्योंकि वही बात है कि डीमैट होता है उस अकाउंट के थ्रू ही ऑटोमेटिकली, जैसे ही आप ट्रांजैक्शन में एंटर करते हैं तभी के तभी उसका इफेक्ट हर जगह आ जाता है। फिर एक ये स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोसीजर्स है, यानी कि एसओपी जो है वो सारे के सारे फॉलो होते हैं। इसके बाद आता है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। तो जैसे हमने देखा था कि डिपॉजिटरी सिस्टम में कई सारे प्लेयर्स होते हैं, उनमें से एक होता है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। इसमें लिखना है, स्टार्टिंग वाले पॉइंट आप लिख सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट से आपको बताना है, द सिक्योरिटीज आर क्रेडिटेड टू द इन्वेस्टर्स अकाउंट मेंटेन थ्रू एन इंटरमीडियरी कॉल्ड द डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। तो जो भी सिक्योरिटीज होती हैं एक इन्वेस्टर की, वो क्रेडिट कर दी जाती है इन्वेस्टर के अकाउंट में, जो कौन मेंटेन करता है, एक इंटरमीडियरी मेंटेन करता है, और उसे ही हम डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट कहते हैं। जो डिपॉजिटरी होते हैं वो एक सेफ कीपर होता है उन सिक्योरिटीज का ऑन द बिहाफ ऑफ इन्वेस्टर्स। और यहाँ पे जो हमने स्टार्टिंग में लाइन पढ़ी थी कि जो सिक्योरिटीज होती हैं जैसे कि शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, म्यूचुअल फंड, ये सारी की सारी क्या होती है, अब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सेव होती जाती हैं, जस्ट लाइक कैश इन आवर बैंक अकाउंट। और ये सब सेबी इंट्रोड्यूस किए हैं, तो यहाँ पे आपको चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि ये सेबी के गाइडेंस में ही सारी चीजें होती हैं। और लास्ट पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं कि जो भी कॉर्पोरेट बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कि डिविडेंड हो गया, बोनस हो गया, राइट शेयर्स हो गए, वो सारे के सारे सिक्योरिटी होल्डर के अकाउंट में चले जाते हैं, जैसे कि फिजिकल फॉर्म में होते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एडवांटेजेस ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम। तो पहले जो हमने आंसर पढ़ा था उसमें हमने एडवांटेजेस देखे थे क्लियरिंग मेंबर के। अब हमें एडवांटेजेस बताने हैं डिपॉजिटरी सिस्टम के 3 लोगों के ऊपर। सबसे पहला, कैपिटल मार्केट में क्या क्या उसके एडवांटेजेस होते हैं। तो सबसे पहले इसमें आता है पॉइंट कि एलिमिनेट कर देता है बैड डिलीवरी, यानी कि कोई भी जो डिलीवरी होती है वो एक्चुअल में हो जाती है, उसमें से कोई पीछे नहीं हटता, तो डिलीवरी बैड डिलीवरी नहीं होती। और एलिमिनेट करता है पेपर वर्क, क्योंकि ऑनलाइन हो रहा है, सब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो रहा है। क्विक सेटलमेंट ऑफ ड्यूज तभी के तभी हो जाता है। एलिमिनेट द प्रॉब्लम्स कंसिडरिंग द ऑड लॉट्स, इट फैसिलिटेट स्टॉक लेंडिंग। तो स्टॉक लेंडिंग वाला भी जो काम है, ये सब कैपिटल मार्केट के लिए ये सारी चीजें एडवांटेजेस हैं। अगर हम बात करें हमारे इन्वेस्टर के तौर पे, तो इन्वेस्टर के लिए क्या हो गया, सबसे मेन फायदा उसको क्या हो गया कि रिड्यूस द रिस्क ऑफ लॉस और थेफ्ट या फिर फोर्जरी। क्योंकि पेपर वर्क फिजिकल कॉपी में होते थे तो उसका मिसप्लेसमेंट नहीं हो जाए, उसका मिसयूज ना हो जाए, वो डर बना रहता था। लेकिन अब क्योंकि सब कुछ सिक्योर्ड है एकदम से, तो अब वो टेंशन नहीं रहता इन्वेस्टर को। इसके साथ ही लिक्विडिटी हो गई है, क्यों, क्योंकि सेटलमेंट जो है वो सारे स्पीडी हो गए हैं, पहले के जैसे टाइम टेकिंग नहीं है, अभी जस्ट क्लिक ऑफ अ माउस पे सारे काम हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इन्वेस्टर को फिजिकल शेयर्स की होल्डिंग, यानी कि जो शेयर सर्टिफिकेट होते थे उसको होल्ड करने की जरूरत नहीं है अभी,
उसके ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी रिड्यूस हो गए हैं। और लास्टली इन्वेस्टर सिक्योर कर सकता है लोन्स अगेंस्ट द सिक्योरिटीज, तो डायरेक्टली जस्ट उन्हें उनके डीमेट अकाउंट से अगर लिंक कर दें तो उसके अगेंस्ट भी उन्हें लोन एज अ सिक्योरिटीज को सिक्योरिटी रख के लोन लिया जा सकता है। फॉर द कॉर्पोरेट सेक्टर इशूअर्स ऑफ सिक्योरिटी, यानी कि कंपनी को क्या फायदा होगा डिपॉजिटरी सिस्टम के आने की वजह से, तो उसके पास सारी इंफॉर्मेशन अप टू डेट हो जाती है कि कौन कौन से शेयर होल्डर हैं। पहले उन्हें पता ही नहीं चलता था शेयर ट्रांसफर हुए, कितने बेचे हैं, किसकी क्या शेयर होल्डिंग है, किसका क्या नाम एड्रेस है, सब अभी पता चल जाता है। और ये कंपनी की इमेज भी एनहेंस करता है कि ओके सारी, क्योंकि सबके पास ऑन द फेस सबको अवेलेबल होता है किसकी कौन सी कंपनी है, उसके कितने शेयर्स अवेलेबल हैं। ऐसे रिड्यूस द कॉस्ट सेक्रेटरियल डिपार्टमेंट, तो हर जगह ही बोला है, यहाँ पे हमने बोला था ट्रांजेक्शन कॉस्ट रिड्यूस होती है, सबकी कॉस्ट रिड्यूस ही हो रही है। इट इंक्रीजेस द एफिशिएंसी ऑफ रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट, उनकी एफिशिएंसी भी बढ़ा देता है, क्योंकि उन्हें एक्चुअल काम जो होता है मेन काम उसके ऊपर ही ध्यान देना रहता है, ना कि एंट्री वगैरह पे। जो पेपर वर्क है वो रिड्यूस हो गया है। इसके बाद में पॉइंट आता है इट प्रोवाइड्स बेटर फैसिलिटीज ऑफ कम्युनिकेशन विद द मेंबर्स, क्योंकि जल्दी से जल्दी कम्युनिकेशन हो सकता है, कुछ भी ट्रांसफर होता है उसकी सारी इन्फॉर्मेशन इमीडिएट बेसिस पे रियल टाइम बेसिस पे पास ऑन हो जाती है।